संविधान की परिभाषा जब भी कोई समुदाय या कोई भी समाज स्वयं को राजनीतिक रूप से संगठित करने का निर्णय लेता है तो उसके सामने अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। इसकी सरकार की कौन सी प्रणाली होगी? क्या यह एक स्वतंत्र या सीमित समाज होगा? इसके प्रमुख अंग या संस्थाएं क्या होंगी? उन अंगों का गठन कैसे होगा? उन अंगों के कार्य एवं शक्तियां क्या होंगी? क्या समाज अपने सदस्यों को बुनियादी या मौलिक अधिकार सुरक्षित करेगा? इन अधिकारों को किस रूप और आकार में सुरक्षित किया जाए? यह अपने कानूनों को कितनी स्थिरता प्रदान करेगा? समाज को और भी कई सवालों के जवाब देने हैं। समाज के संविधान में ऐसे सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं जो उसके पास खुद के लिए हैं। एक संविधान को संक्षेप में विशेष कानूनी पवित्रता वाला एक दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी राज्य की सरकार के अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है और उन अंगों के संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा करता है। यह किसी समाज या देश का मूल या मौलिक दस्तावेज है और इसमें देश का मूल मौलिक पहला कानून शामिल होता है। देश के सभी कानून इसी दस्तावेज के तहत और इसी दस्तावेज के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जिसे देश के गृह मानदंड के रूप में जाना जाता है। सरकार के अंग परंपरागत रूप से किसी देश की सरकार के निम्नलिखित 3 मुख्य अंग होते हैं। 1. विधायिका, जिसका कार्य कानून बनाना, उनमें संशोधन करना या उन्हें निरस्त करना है। 2. कार्यकारी, जो कानूनों को लागू, निष्पादित या प्रशासित करता है। और 3. न्यायपालिका, जिसका कार्य कानूनों की व्याख्या करना और उन्हें लागू करना तथा न्याय प्रदान करना है। जबकि ये 3 अंग देश की सरकार के प्रमुख अंग हैं, इसका संविधान अन्य अंगों या संस्थानों के निर्माण का भी प्रावधान कर सकता है जिन्हें वह संविधान में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण और उपयुक्त मान सकता है। उदाहरण के लिए भारत का संविधान इसका प्रावधान करता है केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के निपटान के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना। सरकारी अंगों की उत्पत्ति संविधान से हुई है और वे संविधान के ढांचे के भीतर ही अपने अधिकार चलाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। कोई भी अंग प्रभुता संपन्न नहीं है। किसी कानून की वैधता, चाहे वह केंद्रीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हो, संविधान में परिभाषित उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के संदर्भ में तय की जाती है। यदि यह पाया जाता है कि कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका को किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। संविधानों का वर्गीकरण। संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है। लिखित संविधान वह होता है जो एक दस्तावेज के रूप में लिखा जाता है। यह देश के सभी संवैधानिक कानूनों का औपचारिक एकल स्रोत है। परिणाम स्वरूप यह एक सीमित या नियंत्रित सरकार की स्थापना करता है, इस अर्थ में कि सरकार के प्रत्येक अंग को संविधान के अनुसार और उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए। न्यायालयों को व्याख्याकार के साथ साथ संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। एक संविधान को अलिखित कहा जाता है यदि वह एक व्यापक दस्तावेज में सन्निहित नहीं है। यह अनेक स्रोतों में व्याप्त है। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन का संविधान। यह कई कानूनों में, न्यायालयों के निर्णयों में, सामान्य कानून सिद्धांतों और सम्मेलनों और उपयोगों में पाया जाता है। इंग्लैंड में ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जो उस देश के संवैधानिक कानून में एक छात्र की शिक्षा का प्रारंभिक बिंदु बन सके। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान की अनुपस्थिति का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि विधानमंडल संसद को किसी भी कानून को बनाने या रद्द करने की संप्रभुता प्राप्त है। संविधान एकात्मक अथवा संघात्मक हो सकता है। एक संविधान को एकात्मक कहा जाता है यदि यह एक केंद्रीय सरकार की स्थापना करता है जिसमें सरकार की सभी शक्तियां केंद्रित होती हैं। ऐसे संविधान के तहत इकाई सरकारें केंद्र सरकार के अधीनस्थ के रूप में कार्य करती हैं और केवल उन शक्तियों का आनंद लेती हैं जो केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सौंपी जा सकती हैं। एक संविधान संघीय है यदि यह केंद्र और इकाई सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करता है। इकाई सरकारें केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं हैं, बल्कि केंद्र के साथ समन्वय करती हैं। परिचय सरकार विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय सभी प्रकार के संबंध केंद्र सरकार और इकाई के बीच उत्पन्न होते हैं। संविधान लचीला या कठोर हो सकता है। एक संविधान को लचीला माना जाता है यदि वह अपने संशोधन के लिए एक सरल प्रक्रिया प्रदान करता है, जैसा कि कानून बनाने के लिए निर्धारित है। इस का विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया गया और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के बाद जैसा भी मामला हो,
संविधान में संशोधन का प्रभाव पड़ता है। एक कठोर संविधान वह होता है जिसके लिए एक विशेष, जटिल और संविधान की अधिक आवश्यकता होती है। इसके संशोधन के लिए तकनीकी प्रक्रिया प्रस्तुत की जाएगी। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को संशोधन के लिए कोई विधेयक तभी भेजना होगा जब वह संघीय संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और 2/3 से कम सदस्यों के बहुमत से पारित हो। उस सदन की उपस्थिति और मतदान। संविधान एक जीवित दस्तावेज। संविधान राष्ट्र की प्रगति का माध्यम है। यह एक कानूनी और सामाजिक दस्तावेज है। देश का सर्वोच्च कानून। संविधान सभी कानूनी शक्तियों का भंडार और स्रोत है। उद्देश्य उस दिन की जरूरतों को पूरा करना है जब इसे अधिनियमित किया गया था, और नई परिस्थितियों में बदलती परिस्थितियों की जरूरतों को पूरा करना भी है। इस प्रकार यह कहा गया है कि संविधान में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, और संविधान के कामकाज के दौरान लोगों के अनुभव के आधार पर संविधान की व्याख्या की जानी चाहिए। क्या कोई भी शक्ति दी गई है, ऐसा कहा जाता है कि विशिष्ट प्रयोजन से उदारता पूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि जिस उद्देश्य के लिए शक्ति प्रदान की गई है वह प्रभावी ढंग से प्राप्त हो सके। इस प्रकार एक संविधान को एक जीवित और जैविक दस्तावेज कहा जाता है जो सभी उपकरणों में से व्यापक और उदारता पूर्वक समझे जाने का सबसे बड़ा दावा करता है। एक जीवित अंग होने के नाते यह चल रहा है और समय बीतने के साथ कानून बदल रहा होगा। ऐसा कहा जाता है कि संवैधानिक कानून के क्षितिज का विस्तार हो रहा है। इसे युवा, ऊर्जावान और जीवंत बनाए रखने की आवश्यकता है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास इसके अर्थ पर प्रकाश डाल सकते हैं।